हाय एवरीवन, आई एम सुमन मलिक। सो अगेन चैप्टर 19 हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका ए पार्ट हम कर चुके हैं, अब बी पार्ट करने वाले हैं। केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। कि जब ए पार्ट में बताया गया था कि भी कोई केस दायर किया गया है अगर पुलिस रिपोर्ट के बेस पर, उसका ट्रायल किस तरीके से चलाया जाता है, तो वो ए पार्ट था। अब यहाँ पर कह रहा है अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, मतलब पुलिस रिपोर्ट को छोड़कर और किस तरीके से आप का केस जो है वो कोर्ट में जा सकता है। तो अदरवाइज के अंदर आपने सेक्शन 190 पढ़ा होगा। 190 में 3 तरीके बताए गए हैं, एफआईआर, कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन। तो ये जो अदरवाइज है ये कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है। तो आपका केस अगर इंस्टीट्यूट किया गया है किसी कंप्लेंट के बेस पर या इन्फॉर्मेशन के बेस पर, उसका ट्रायल किस तरीके से चलाया जाएगा, ये बी पार्ट बताता है। तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है सेक्शन 190 का सब सेक्शन 1, या लिख लीजिएगा, वो मैंने नहीं लिखा, वहाँ पर लिख दिया है सेक्शन 190 का सब सेक्शन 1 का बी पुलिस रिपोर्ट बताता है, और ए और सी इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट के बारे में है। ओके, सो इस क्लास के अंदर हम सिर्फ सेक्शन 244 से लेकर 247 तक हम कवर करेंगे। बाकी का सी पार्ट जो कंक्लूजन के बारे में है वो किसी और वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 244 क्या कहता है। सेक्शन 244 क्या कहता है, देखिए, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन। तो देखिए वारंट केस में क्या रहता है कि ऑफेंस होता है, एफआईआर होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, मैटर फिर कोर्ट में जाता है, तो बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका होता है वहाँ पे, जिसकी वजह से सेक्शन 207 क्या कहता है कि भी कोर्ट इंश्योर करता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो है एक्यूज्ड को दिए जा चुके हैं या नहीं दिए जा चुके हैं, ये वो इंश्योर करता है। लेकिन यहाँ पर जो मैटर है इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट के बेसिस पर जा रहा है डायरेक्टली कोर्ट के अंदर, तो यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, तो यहाँ सेक्शन 207 का कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, सो नो चार्ज फ्रेमिंग। तो 207 नहीं हुआ तो कोई चार्ज फ्रेमिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पर चार्ज फ्रेमिंग नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली जो मैटर जो है कोर्ट के अंदर जा चुका है और कोर्ट अभी उसके बारे में जानकारी हासिल करेगा कि भी ये ऑफेंस हुआ भी है या नहीं हुआ है। ये आपका सेक्शन 244 बताता है। थोड़ा सा इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, फर्स्ट देखिए, व्हेन इन एनी वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, सिंपल इन्फॉर्मेशन या कंप्लेंट के बेसिस पर जब वो इंस्टीट्यूट हुआ है, द एक्यूज्ड अपीयर और इज़ ब्रॉट बिफोर अ मजिस्ट्रेट। तो एक्यूज्ड कोर्ट के अंदर खुद अपीयर होता है या फिर उसको लेकर आया जाता है अथॉरिटीज़ के द्वारा। द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। तो प्रोसिक्यूशन जिसने ये कंप्लेंट दायर की है तो उसको सुना जाएगा कोर्ट के द्वारा। Hear the prosecution and take all such evidences as may be produced in support of the prosecution। तो अभी कोर्ट को नहीं पता है कि क्या ऑफेंस किया गया है, क्या उस व्यक्ति ने एक्चुअल में वो ऑफेंस किया भी है या नहीं किया है। सिर्फ प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना मैटर, अपनी जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट के अंदर देगा और अपने जो वो एलिगेशन लगा रहा है एक्यूज्ड के ऊपर, उसके सपोर्ट में, अपने सपोर्ट में जो भी वो एविडेंसेस हैं उसके पास, वो सारे कोर्ट के अंदर वो प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको लाना बहुत ज़रूरी है इस केस के लिए, तो कोर्ट जो है सम्मन भी कर सकता है किसी व्यक्ति को बुलाने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में लाने के लिए। ओके, सो चार्ज फ्रेमिंग वाला कोई स्टेप यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर सेक्शन 207 का यूज़ नहीं किया जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है अपने सपोर्ट में एविडेंस लेकर आ रहा है, तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। सेकेंड देखिए, द मैजिस्ट्रेट में, सो मे टर्म यूज़ की गई है, इट्स ऑल अपॉन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट कि वो ऐसा करे या नहीं करे। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन एप्लीकेशन देगा। इशू अ सम्मन टू एनी ऑफ द विटनेस डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग्स। तो यही मैंने आपको बताया कि प्रोसिक्यूशन चाहे तो कोर्ट के अंदर एक एप्लीकेशन लगा सकता है किसी विटनेस को या किसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में बुलाने के लिए। ये सेक्शन 244 है। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 245 देखिए क्या कहता है, व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कि एक्यूज को कब डिस्चार्ज किया जा सकता है। इसका जो फर्स्ट सब सेक्शन है उसमें एक कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है देखिए, इफ़ अपॉन टेकिंग ऑल द एविडेंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 244। तो सेक्शन 244 में जो हमने देखा था, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस और एविडेंसेस को लेकर आ रहा है अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए, तो जब मैजिस्ट्रेट सेक्शन 244 को फॉलो कर चुका होगा, मतलब सारे एविडेंसेस वो देख चुका होगा, द मैजिस्ट्रेट कंसीडर
फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड, तो मजिस्ट्रेट जो है रीजन्स रिकॉर्ड करेगा, दैट नो केस अगेंस्ट द एक्यूज हैज़ बीन मेड आउट विच if unrebutted would warrant his conviction, the magistrate shall discharge him। तो अगर मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड के खिलाफ कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा है, प्रूव इन द सेंस कि भी प्रोसिक्यूशन जो है इतना स्ट्रॉन्ग एलिगेशन नहीं लगा पा रहा है, एविडेंस उसे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसे डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है, सेक्शन 244 एविडेंसेस को, विटनेसेस को सुनने के बाद ही वो डिस्चार्ज करेगा, ये इसमें कंडीशन है। तो सेक्शन 245 के सब सेक्शन 1 को आपको सेक्शन 244 के सब सेक्शन 1 के बाद ही करना पड़ेगा। ओके, इसका सेकंड देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन, तो नथिंग से स्टार्ट है, इट मीन्स एक एक्सेप्शन की तरह यूज होता है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट, तो कोई भी इस सेक्शन में 245 में कहीं पर भी मैजिस्ट्रेट को वो प्रिवेंट नहीं करता है ए मैजिस्ट्रेट फ्रॉम डिस्चार्जिंग द एक्यूज्ड एट एनी प्रीवियस स्टेज। तो ये प्रीवियस स्टेज जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस स्टेज कौन सी है, देखिए सबसे पहले इशू प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस आता है जहाँ पर आप सम्मन वगैरह भी इशू किए जा सकते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा। अगर कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बनता है तो एक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ से पहले मतलब किसी भी स्टेज पर अगर मजिस्ट्रेट को लगे कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा है तो उसे डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन सब सेक्शन 1 में क्या बताया गया था, यहाँ पर प्रोसिक्यूशन एविडेंसेस होने के बाद, सेक्शन 244 के होने के बाद ही वो डिस्चार्ज करेगा। लेकिन यहाँ सेकंड के अंदर वो कहीं पर भी एक्यूज को डिस्चार्ज कर सकता है। ओके, आगे देखिए, Nothing in this section shall be deemed to prevent a magistrate from discharging the accused at any previous stage of the case if for reason to be recorded by such magistrate, और साथ ही साथ मैजिस्ट्रेट को रीज़न भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे अगर वो उसे डिस्चार्ज कर रहा है तो ही कंसीडर्स द चार्ज टू बी ग्राउंडलेस। और जहाँ मैजिस्ट्रेट को लगे कि ये जो रीजंस हैं ये ग्राउंडलेस है, कुछ नहीं बन पा रहा है, तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसे डिस्चार्ज कर सकता है। सेक्शन 246 देखिए, प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज। तो इससे पहले हम देख रहे थे एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे कि एक्यूज के खिलाफ ग्राउंड मिल रहे हैं, प्राइमा फेसी केस बन रहा है और उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट जो है चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है ताकि आपको ये सारा प्रोसीजर समझने में आसानी हो जाए, तो अभी एंड में मैं आपको समझाऊंगी। 246 प्रोसीजर वेयर एक्यूज्ड इज नॉट डिस्चार्ज, इसका फर्स्ट देखिए, if when such evidence has been taken or at any previous stage of the case the magistrate is of opinion that there is a ground for presuming that the accused has committed an offence। तो हमने इससे पहले में जो पढ़ा था कि भी किसी भी स्टेज पर जहाँ पर विटनेसेस को सुना जा चुका है, मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि भी हाँ उसके खिलाफ ग्राउंड बन रहा है, तो और जो केस जो है वो ऑफेंस ट्रायबल अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर ट्राई किया जा सकता है, विच सच मैजिस्ट्रेट इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्राई, और मैजिस्ट्रेट को पता है कि वो कॉम्पिटेंट है ये मैटर ट्राई करने के लिए, इन हिज ओपिनियन कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम, और इस तरह के ऑफेंस में उनके द्वारा एडिक्वेटली पनिश भी किया जा सकता है। ही शेल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज, तो एक्यूज के खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम किए जाएंगे। सेकेंड देखिए, द चार्ज शेल देन बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज, तो जो चार्ज उसके खिलाफ लगाए जा रहे एक्यूज पर वो उसको पढ़कर समझाए जाएंगे, क्योंकि ये मजिस्ट्रेट की ड्यूटी रहती है कि वो इंश्योर करे कि जो एक्यूज्ड है उसको पता होना चाहिए वो किस ऑफेंस के अंदर उसको ट्राई किया जा रहा है। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, और उससे पूछा जाएगा कि क्या आप ये जो ऑफेंस है, जो आप पे अपराध लगाया जा रहा है, कि आप उसे प्लीड गिल्टी करते हो, स्वीकार करते हो या नहीं करते हो, या फिर वो अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहता है। थर्ड देखिए, द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, अगर एक्यूज गिल्टी प्लीड करता है द मैजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, मैजिस्ट्रेट उसकी प्ली जो है रिकॉर्ड करेगा, एंड मे इन हिज डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयर अपॉन, तो उसके प्लीड गिल्टी एक्सेप्ट करने के बाद जो है तो उस पर उसे कन्विक्शन भी वो दे सकता है, मे है, डिस्क्रिशन है। फोर्थ देखिए, द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड, तो अब यहाँ पर अगर एक्यूज प्लीड गिल्टी नहीं करता, इट मीन्स वो ट्रायल चाहता है, वो अपने डिफेंस में बोलना चाहता है, और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राइड, और इफ द एक्यूज इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सब सेक्शन 3, तो इससे प्रीवियस सब सेक्शन 3 के अंदर उसको अगर कन्विक्शन नहीं हो रहा है, प्लीड गिल्टी नहीं हो रहा है,
ही शैल बी रिक्वायर्ड टू स्टेट एट द कॉमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट हियरिंग ऑफ द केस, तो उस केस के लिए नेक्स्ट हियरिंग रखी जाएगी। और इफ द मजिस्ट्रेट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग सो थिंक्स फिट forthwith whether he wishes to cross examine any, तो अगर वो डिफेंस में आ रहा है, ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, तो उससे पूछा जाएगा कि आप जो प्रोसिक्यूशन जो अपनी तरफ से विटनेस लेकर आया था उसे किसी को क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है, एंड इफ सो विच ऑफ द विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन हुज एविडेंस हैज़ बिन टेकन, भाई प्रोसिक्यूशन जो भी एविडेंस लेकर आया था उन विटनेसेस को वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है या नहीं चाहता, ताकि उसको सम्मन भेजा जाए, दोबारा से उन्हें कोर्ट के अंदर बुलाया जा सके। फिफ्थ देखिए, इफ़ ही सेज ही डज सो विश द विटनेस नेम्ड बाय हिम शैल बी रिकॉल्ड, अब वो जिस भी विटनेस को चाहता है कि भी इसको बुलाया जाए कोर्ट के अंदर, जिसे वो क्रॉस एग्जामिन करना चाहता है या फिर री एग्जामिन करना चाहता है, तो उनको सम्मन भेजा जाएगा और फिर उसको डिस्चार्ज किया जाएगा। 6 देखिए, द एविडेंस ऑफ एनी रिमेनिंग विटनेसेस फॉर द प्रोसिक्यूशन शैल नेक्स्ट बी टेकन एंड आफ्टर क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन दे शैल ऑल्सो बी डिस्चार्ज। अगेन वही सेम थिंग है, अगर कोई समहाउ कोई नया विटनेस है, वो चाहता है नया विटनेस है जिसको डिफेंस चाहता है कि कोर्ट के अंदर बुलाया जाए, तो वो उसको भी कॉल कर सकता है कोर्ट में, मतलब सम्मन भेज सकता है उसको कोर्ट में आने के लिए। ओके, इसका 247, अब सारे विटनेसेस को बुलाया जा रहा है, सारे एविडेंसेस को जिसको वो क्रॉस करना चाहे या री एग्जामिन करना चाहे या फिर कोई नया विटनेस है वो बुलाना चाहे, तो उन सबको सम्मन भेजा जाता है और उनको कोर्ट में बुलाया जाता है। अब आपको मैं छोटी सी टेबल समझा देती हूँ क्या कहते हैं। इशू प्रोसेस, आईपी मतलब इशू प्रोसेस, आपका प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है। फिर डिफेंस को डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं कि भी क्या क्या उसके खिलाफ डॉक्यूमेंट तैयार किए गए हैं या फिर क्या एलिगेशंस लगाई गई है, वो सब कुछ। फिर एग्जामिनेशन इन चीफ, प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस को लेकर आता है, एग्जामिन किया जाता है ताकि जो एलिगेशन वो लगा रहा है उनको वो सपोर्ट करे। फिर चार्ज और डिस्चार्ज, अगर प्रूव होता है कि प्राइमा फेसी केस बन रहा है तो उसको चार्ज किया जाएगा, अगर नहीं बन रहा है तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर देगा। अगर चार्ज कर रहा है तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, फिर उस एक्यूज्ड के खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। उसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो कन्विक्शन हो जाता है, अगर वो डिफेंस में जाता है ट्रायल करवाना चाहता है तो उसका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद डिफेंस जब चाहता है कि भी मैं प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस को दोबारा बुलाऊं, उसको एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन करूं, तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस होता है। अब वो चाहता है किसी नए को बुलाया जाए, ठीक है, किसी नए विटनेस को बुलाया जाए तो उसे सम्मन किया जाता है। देन सम्मन दोज विटनेसेस हु वर नॉट एग्जामिन इन चीफ, तो जिनको यहाँ पर एग्जामिन नहीं किया गया था, कोई नया विटनेस है, गवाह है, उसको भी सम्मन करके कोर्ट में बुलाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन इन चीफ, तो जो नया वो व्यक्ति, जो नया विटनेस जो है उसको एग्जामिन इन चीफ किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रॉस एग्जामिन दोज रिमेन्ड विटनेस, तो जो भी फिर विटनेस बच जाते हैं उनको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा, मतलब दोनों पक्षों की बात, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस की दोनों बातें सुनने के बाद, दोनों के विटनेसेस को सुनने के बाद, एविडेंस को देखने के बाद फिर कोर्ट जो है अपना डिसीजन देता है और फिर ये एंड ऑफ प्रोसिक्यूशन रहता है। ये मैंने ओवरऑल सारा ही बता दिया आपको, अगर किसी को टेबल याद करनी है तो हेल्प रहेगा उसके लिए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 247, एविडेंस फॉर डिफेंस। अब डिफेंस अपने एविडेंस लेकर आ रहा है। द एक्यूज्ड शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस। उसके बाद सारे विटनेसेस को जो यहाँ पर सेक्शन 246 में सम्मन दिया जा रहा था ना, री एग्जामिन किया जा रहा था, उससे पूछा जा रहा था कि आप चाहते हो किसी को कोर्ट में बुलाना। उसके बाद डिफेंस जो है वो जो अपने डिफेंस में एविडेंसेस को वो कोर्ट के अंदर बुलाता है। द एक्यूज शेल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस। तो यहाँ पर एक्यूज जो है अपने डिफेंस में सारे विटनेसेस और एविडेंसेस लेकर आता है and produce his evidence and the provision of section 243 shall apply to the case। और उसके बाद section 243 के provisions को follow किया जाता है। तो ये आपका बी पार्ट था। इसके बाद का conclusion of trial वो एक नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अगर किसी को कोई डाउट हो इस बी पार्ट के बारे में तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको आंसर करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।